ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको बड़े ध्यान से करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर जगह भी आते हैं, नीट हो जेई हो, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम हो उसमें भी आएगा। तो ये एक बड़ा बेसिक टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। और कूलॉम्स लॉ जैसे होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये वाला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हमने एक छोटी सी बात बोली कि जैसे दिस इज चार्ज, और चार्ज बोलने के बाद ही द चैप्टर वाज हैविंग सो मेनी ऑफ द थिंग्स, वो एक्सपैंड हो गया। तो उसी तरह से आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका छोटा सा पार्ट करेंगे जो कि बाद में बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इमीडिएट बेसिस पे पूछ सकते हो। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैटर का था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें हमने पढ़ लिया था। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मैटर जो है वो भी हमने स्टडी कर लिया था। तो इस केस में हम स्टडी क्या करने वाले हैं, अब देखो, अब ऑयरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे, ऑयरस्टेड ऑब्जर्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑयरस्टेड ऑब्जर्वेशन। तो ऑयस्टेड ऑब्जर्वेशन हुई थी नियरली लाइक 1820s में। 1820s, जब पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह थे, ये वो समय था। पूरे भारत में अंग्रेज जा चुके थे और पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का समय चल रहा था। एट दैट टाइम ऑयस्टेड वाज द पर्सन, वाज द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्वेशन की इसने, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया दैट द कंपास, अब कंपास तो बन चुकी है क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको पढ़ा चुका हूं। द कंपास shows a deflection when placed near a current carrying wire। वायर कह लो या कंडक्टर कह लो, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के पास में अगर मैं कंपास को लेकर जाऊंगा तो मेरी कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाती है। इट स्टॉप्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट गोज हे वे, वो इधर उधर चली जाती है, कुछ ना कुछ और ही डायरेक्शन में चली जाती है। सो दिस प्रूव्स दैट द करंट मस्ट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया दैट द करंट must create a magnetic field. Now, this observation was done in 1820। तो उस वक्त ये चीज पाई गई। तो यहां से हमारे पास एक प्रूफ हो गया कि भाई करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता ही होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और उस तरह से हमारी पास सारी की सारी पिक्चर बन गई जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बन रही थी। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसको स्टडी करने के लिए वी यूज टू प्रिंसिपल्स। हमारे पास दो बड़े फेमस लॉज हैं। इसमें द फर्स्ट लॉ इज Biot-Savart law and the second law is Ampere-Circuital law। Biot-Savart law and Ampere-Circuital law। तो सबसे पहले हम Biot-Savart law को स्टडी करेंगे। व्हाट इज Biot-Savart लॉ, और इससे हम आगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर Biot-Savart लॉ में हम सबसे पहले करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the magnetic field
is directly proportional to the current through the conductor. तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने. बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, देयर इज ए वायर, ओके, और ये वायर जो है इसका एक छोटा सा कोई मैं डीएल पार्ट ले रहा हूँ लाइक दिस. तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ डीएल है. तो आई एम नाउ नॉट कंसर्न्ड विद द कंप्लीट वायर. वायर जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं अभी उसके एक छोटे से पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ डीएल. तो इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट व्हेन आई मल्टीप्लाई इट विद करंट. तो यहां पर मैं बोलता हूं करंट एलिमेंट. तो एलिमेंट का क्या मतलब होता है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा. और करंट एलिमेंट मतलब उस वायर के टुकड़े में से करंट पास हो रहा है. अब इस वायर में से करंट कैसे पास हो रहा है, वो आया कैसे, वायर की लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज कितनी, बैटरी कितनी, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट. हमें सिर्फ एक वायर गिवन है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हमें किसी भी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना. तो जब ये मेरे पास आइडियल बन गया तो मैं एक सर्टेन पॉइंट लूंगा, कोई एक सर्टेन पॉइंट लूंगा. लेट अस से मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया ना, दिस इज पॉइंट नंबर पी, और मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, आइडियल को और पी पॉइंट को. So this is known as the position vector of the point where the magnetic field is supposed to be found. So this is the position vector of the point with respect to the current element. तो यहां पर मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा आर दिस. ये हो गया मेरे पास द पोजीशन वेक्टर of the point with respect to the current element, with respect to the current element. तो करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब मैं उसको देखूंगा तो मेरे पास वहां पर चला जाएगा. तो यहां पर जो मेरे पास थीटा आता है ये वाला, सो दिस इज नोन एज थीटा. तो ये मेरे पास थीटा को कैसे हम डिफाइन करेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन. तो सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ मुझे बताता क्या है, इट इज गिविंग मी ए फॉर्मूला, इट इज गिविंग मी ए रिलेशनशिप फॉर द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी अवेलेबल एट द पॉइंट P because of a current element having the length dl and the current passing through it is I, and it is r distance away from the current element. ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए मैं dB फाइंड कर रहा हूं. तो dB मेरे पास यहां पर आ गया, द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो दिस dB is directly proportional to the length of the wire element. जितनी आपकी वायर लंबी होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, nothing new in it. तो dB is found directly proportional to sin theta, the angle between the two. उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बोल दिया, and dB is found to be inversely proportional to the square of the distance between them. तो यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करता हूं तो मेरे पास वो फॉर्मूला बनेगा dB is equal to k constant IDL sin theta by r square. So this is the formula that I have found. देखो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फार्मूला है, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन जो डेरिवेशन जो है वो हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बिल्कुल कूलॉम्स लॉ की तरह है. कूलॉम्स लॉ में भी हमने क्या किया, द फोर्स इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. बिल्कुल सेम तरीके में हमने यहाँ पर किया. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, which is called कूलॉम्स लॉ ऑफ, इसको कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम यू कैन कीप ऑन कॉलिंग इट बाय व्हाटएवर नेम। तो बायोट सेवर्ट लॉ हमारे पास ये चीज बन गई। तो अब ये तो हो गया मेरे पास बायोट सेवर्ट लॉ, सिंपल है। लेकिन इसमें मेरे पास अब ये आ गया बी, मैग्नेटिक फैक्ट बी। तो अब मैं बी के बारे में पढ़ लेता हूँ। नाउ दिस इज बी, सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मतलब इसका फार्मूले अलग हैं, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो चेंज नहीं ना हो सकते। तो इसका जो आपके पास एसआई यूनिट आया वो वही आया, टेस्ला और वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर हम फ्लक्स बोलते हैं, वेबर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज एसआई यूनिट्स। Point to be noted over here is that this quantity is a vector quantity. So it does have a direction. तो इसकी कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगी जो मुझे लिखनी पड़ेगी। सो व्हाट अबाउट द वेक्टर फॉर्म, मैं यहां पर वो लिखता हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अब इस चीज को ध्यान से देखने पर मुझे पता चलेगा कि न्यूमरेटर में साइन थीटा तो है, जो कि पॉइंट आउट करता है कि शायद यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल वेक्टर वो एक ही है, डीएल। आई तो करंट है, तो मुझे यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो मैं दूसरा वेक्टर कहाँ से लेकर आऊंगा? तो वो मैं लेकर आ रहा हूँ पोजीशन वेक्टर की मदद से, जैसा कि हमने पहले भी किया था। कूलम्स लॉ में भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा के की वैल्यू मैं यहाँ पे पहले बता दूं, k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो ये तो बिल्कुल पुराने वाली वैल्यूज ही है, ठीक है। तो सेम चीज मैं यहाँ पर अब वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई और dl। तो r से ऊपर मल्टीप्लाई, r से नीचे मल्टीप्लाई, तो आई कैन राइट इट एज dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। dl cross r divided by r cube. So this is the vector form of Biot-Savart law. This is the vector form of Biot-Savart law. तो यहीं से मैं डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। So the direction of magnetic field at point P, जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl वेक्टर एंड r। तो यहां पर हम क्या करते होते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। वेक्टर्स चैप्टर में हमने ये चीज को पढ़ा था, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल आएगा एल और आर। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एल से आर की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। तो वेयर इज माय डायग्राम, ये रहा। तो यहाँ पर मैं अगर एल से आर की तरफ घुमाऊंगा तो मेरे पास मेरा थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट शुड कम आउट टू बी इनवर्ड्स, या आप कह सकते हो इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड डायरेक्शन हो गया dl इनटू r वेक्टर। तो ये dl क्रॉस r हो गया।
तो ये मेरे पास बन गया dv, तो dv इज इक्वल टू dl क्रॉस r इनटू द बोर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। एवरी टाइम हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और ये सब नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन फाइंड दैट। you can use left hand framing hand rule and right hand rule, और बहुत सारे रूल्स होते हैं यहाँ पे, स्क्रू रूल, ये रूल, वो रूल। but the rule which I am telling you will be like, it is the most simple rule, and you have to make it a rule that you will use this rule always। आपने कहीं वो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में जाना ही नहीं है। जो आपने 9th-10th में आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल पढ़े होंगे, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट in this standard, in 12th standard। why? because it's my feeling that अगर आप वो पढ़ते हो तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते and you are very expert at it, it's your choice, you can choose that, but मेरी तरफ से रिकमेंडेड है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो what is that? तो मैं जो रूल आपको बता रहा हूँ, this is right hand palm rule। दिस इज राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में आपके पास क्या चीज आएगी? सबसे पहले ए आएगा दैट यू हैव टू ओपन योर पाम लाइक दिस, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइक दिस यू हैव टू ओपन योर पाम। ये होता है पाम, इसकी बैक साइड इज नॉट पाम। पाम मतलब ये पामिस्ट्री बोलते हैं ना, हाथ देखना। तो यहाँ से हाथ देखते हैं, कुंडली देखते हैं, हाथ यहाँ से पामिस्ट्री। तो ये रहा पाम। तो यहाँ पर ये मेरे पास पाम रहेगा एंड आई वुड बी यूजिंग माई राइट हैंड ओनली। तो इन दिस thumb will be pointing towards the direction of current। Now second, fingers। तो fingers के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? that fingers will be pointing towards the point। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट की तरफ मेरी उंगलियां होंगी। उस पॉइंट की तरफ देखेंगे, जैसे हम ऐसे देखते हैं, उस पॉइंट की तरफ अंगूठा मेरा करंट की तरफ और पॉइंट की तरफ ये। तो मेरा जो पाम है दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सी आ जाएगा, तो इट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ द, यहां पर मैं लिख सकता हूं अननोन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो मैं अभी देखो, दिस रूल राइट हैंड पाम रूल कैन बी यूज इन थ्री वेज। तो दे आर यूज्ड टू फाइंड थ्री वेरिएबल्स। तो ये पहला है, दिस इज द फर्स्ट वन, बट व्हाट इज द सेकंड एंड व्हाट इज द थर्ड, वी विल बी डूइंग इट लेटर। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम इनको स्टडी करते रहेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट यूज। तो पहला यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी चीज को, इसको यूज करके यहां पर आओ। अब इस डायग्राम में अगर मैं यूज करता हूं, तो कैन यू टेल मी दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी पे क्या होगी? सोच के देखो। मैं इस पाम को यूज करूंगा बच्चे, आई एम गिविंग यू हिंट्स। देखो ये रहा पाम और ये रहा थंब। तो थंब को आप करंट की डायरेक्शन में लगा दो, और ये रही मेरी फिंगर्स। तो फिंगर्स को पी की तरफ रख दो। तो आपका जो पाम है वो किस तरफ दिखा रहा है? राइट हैंड यूज करना है। हर्ष एंड जशन दोनों जवाब दो मुझे। हाँ भाई हर्ष, हुआ कि नहीं हुआ? आर यू एबल टू? एक बार फिर से बता दे। ठीक है भाई, ये देखो ये रहा पाम मेरे पास। तो मैं पाम को जब यहाँ पे रखूंगा, मेरा अंगूठा शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, माई थंब should point in the direction of the current and my fingers should point towards the point।
and I should be using right hand, not left hand. सिर्फ आपने कॉपी के ऊपर हाथ रखना है, अपने ऐसे मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे हाथ रख के देखो आप। जब आप हाथ रखोगे, आपका अंगूठा करंट की तरफ होगा और आपकी उंगलियां पी की तरफ होंगी, तो आपका पाम किस तरफ होगा? तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो माई पाम इज डेफिनेटली डायरेक्टिंग इनटू द बोर्ड। हाँ भाई हर्ष, हुआ? होया कि नहीं? हाँ जी सर। हो गया ना जशन भाई, हो गया? यस सर। ओके, तो अब आप दूसरी तरफ का पॉइंट देखो। लेट अस से दैट देयर इज अनदर पॉइंट। मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मैं इसको लेता हूं Q। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट Q? हाँ भैया, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट Q? जल्दी, इतना टाइम नहीं है। हर्ष, फिर उसी साइड ही होगी। ओ से साइड किਵੇਂ होगी? जब अब देखो, पहले करंट, इस पहले बांध तो आए। अंगूठे को करंट की तरफ लगाओ और अपनी उंगलियों को Q की तरफ भेजो, राइट हैंड को यूज करते हुए। तो पाम तुम्हारी तरफ नहीं है क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो अगर वो तुम्हारी तरफ है तो इट मीन्स दैट इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि द डायरेक्शन विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर आउट ऑफ द बोर्ड है और दूसरी तरफ इनटू द बोर्ड है, यहाँ पर आउट ऑफ द बोर्ड है। देखो दोबारा पाम को यूज करके देखो आप। तो अगर मैं पाम को यूज करूँ और Q की तरफ पॉइंट आउट करूंगा तो इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। मेरी फोटो जो आपको दिख रही है उसके साथ रिलेट मत करना, बड़ी बार मिरर इमेज बनती है वहां पे, ठीक है? तो मेरी फोटो को मत देखो कि मैं किस तरफ हाथ रख रहा हूँ। आप अपने आप सोचने की कोशिश करो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को P या फिर Q की टर्म्स में रखो और फिर देखोगे तुम्हारा पाम किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो दिस इज आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट ऑफ द बोर्ड जब होता है बच्चे, तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए एक सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल। और इनटू द बोर्ड अगर मैं जाता हूं तो यहां पर इनटू द बोर्ड देने के लिए भी एक डायरेक्शन होती है और वो होता है ये वाला। तो अगर मैंने क्रॉस लगाकर सर्कल बनाया तो इट मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द बोर्ड। और अगर मैंने डॉट लगाकर सर्कल बनाया तो इट मीन्स दैट देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। हाँ भाई, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। चलो भाई, तो ये चीज तो हो गई। ओके सुनो, आगे चलते हैं। तो अब डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है राइट हैंड पाम रूल से। यू कैन यूज योर फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, राइट रूल, व्हाटएवर, बट मैं तुम्हें सिर्फ यही राय दूंगा कि आप यही वाला रूल फॉलो करें, किसी भी और रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो जी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बच्चे, बायोट-सैवर्ट लॉ की दो चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो है इट इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो अब इनकी यूजेस क्या है? अब इनका यूज ये होता है कि जब भी आपको डेरिवेशन करो या जो भी चीज करो, आपको स्टार्ट वेक्टर फॉर्म से करना है, मतलब एक बार लिखना है और उसके बाद आप स्केलर फॉर्म पर जंप कर जाएंगे। तो यू हैव टू सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल एंड एवरी डेरिवेशन विद हेल्प ऑफ स्केलर फॉर्मूला ओनली। बट एक बार वेक्टर फॉर्म वहां पर लिखने में कुछ नहीं जाता, एक बार लिख दो, टीचर को अच्छा लगता है, दैट्स इट। चलो जी, तो अब मेरे पास ये वाला लॉ तो हो गया। तो नाउ वी आर मूविंग टू एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में सबसे पहले हम करेंगे फाइनाइट करंट कैरिंग, कंडक्टर लिख लो, वायर लिख लो, आपकी मर्जी। तो हमारे पास कोई एक वायर है विच इज टेकिंग करंट इन इट एंड इट इज हैविंग फाइनाइट लेंथ। तो उसके लिए मैं एक कोई पी पॉइंट चूज करूंगा, ए डिस्टेंस दूरी पर उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस। ये आपका पहला टेक्निकल डेरिवेशन है, तो इसको ध्यान से करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो जी, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वायर बना देता हूँ एक, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। और एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लिया मैंने, लेट्स से दिस, ओके। और यहाँ से, ठीक है। नाउ हियर इज द पॉइंट P and I want to find the magnetic field here and the current is moving in this direction. करंट ऐसे जा रहा है, तो आप इनको नाम दे सकते हो, let us call this A, let us call this B. तो I can say that the current I is passing through the wire from A to B and A to B is a finite wire. इसकी एक certain length है L, कैपिटल L, तो जो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मेरे पास ऑरेंज में डिस्टेंस है, इसको मैंने लिख दिया A, दिस डिस्टेंस इज A। तो अब मैं यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ and let us name these angles. Let us say this angle is alpha and this angle is beta. तो एक एंगल आपके पास अल्फा हो गया और एक बीटा है। जी, चलो, तो अब इस वायर में से मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है एंड नाउ आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टेप्स भी लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपने। तो स्टेप नंबर 1, ये हर बार फॉलो करने हैं बच्चे। राइट बायोट-सावर्ट लॉ पहले लिख लो। तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, एक रिचुअल है, तरीका है, ऐसे ही करना है। अगर ऐसे करते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बायोट-सावर्ट लॉ की सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लिखा। सो dv वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो इसका फिर मैं स्केलर फॉर्मेशन भी लिखूंगा ना, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ऑल द सिंबल्स हैव देयर कॉमन मीनिंग्स, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻11, I इज द करंट, L इज द लेंथ, थीटा। तो ये तो हो गया आपका स्टेप 1। सो नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 इज शो द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट को पहले लोकेट कर लो। तो उसको लोकेट कैसे करेंगे? हम किसी भी एक एलिमेंट को चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट मैंने बना दिया, लेट अस से ये हो गया मेरे पास करंट एलिमेंट। तो ये बन गया मेरा करंट एलिमेंट और इसकी लेंथ क्या है? dl है, dl वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने ले लिया और ये जो dl पार्ट मैंने लिया बहुत छोटा पार्ट, तो इतनी इतनी लेंथ को हम लिखेंगे l। लेट अस से ये वाली जो मेरे पास लेंथ है इसको मैंने लिखा l, और l के बाद जो मेरे पास इतनी सी लेंथ आ गई, इस लेंथ को मैंने नाम रख दिया dl। तो ये मेरे पास एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा कंडक्टर आई वांट टू फाइंड थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड विल बी dv, ठीक है। तो मैंने अब ये यहाँ पर स्टेप 2 भी मैंने फॉलो कर लिया। तो अब इसका डिस्टेंस r भी शो कर देते हैं।
ये हो गया जी मेरे पास डिस्टेंस आर, और इस एंगल को मैं एक नाम दे दूंगा, इस एंगल को बोला फाई। लेकिन ये वाला एंगल मेरे पास आता है थीटा, क्योंकि जो बायोट-सावर्ट लॉ में थीटा है वो थीटा तो ये वाला होता है। तो ये फाई एंगल मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड फाई, बट यहाँ पर ये रहा थीटा, और ये वाला थीटा मैंने यहाँ पर शो किया है, देयर शुड बी नो डाउट इन इट। तो अब मैं बायोट-सावर्ट लॉ को पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर शो कर चुका हूँ, डीएल भी शो कर चुका हूँ, आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर है भाई, तो आर वेक्टर भी मैंने शो कर दिया है, ठीक है, आर वेक्टर भी शो कर दिया, डीएल वेक्टर भी शो कर दिया और थीटा भी शो कर दिया। तो अब मैं सिंपल अप्लाई कर दूंगा। स्टेप 3, अप्लाई द फॉर्मूला, डू द इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं। तो ये आया मेरे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, देखो मैं वेक्टर फॉर्मेशन में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट स्केलर में जा रहा हूँ। तो ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आई, डी एल मेरा वेरिएबल है, साइन थीटा की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, साइन थीटा को मैं पुट कर देता हूँ ए बाई आर। देखो ये ए बाई आर आएगा कि नहीं आएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा फाइंड करने की कोशिश करो, तो ये आ जाएगा ए इज परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, आर इज दिस लेंथ, तो ए बाई आर विल बी इक्वल टू साइन थीटा। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए बाई आर, सो आई गॉट बाय 4 पाई आई इंटू ए डी एल बाई आर क्यूब, बिकॉज ये सारे का सारा मेरा वेरिएबल बनेगा ऐसे। तो अब ये कांस्टेंट टर्म्स मैंने सारी की सारी बाहर निकाल ली, तो अब यहीं से कंटिन्यू किया जाए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए। अब मैं आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, आर इज ऑल्सो वेरिएबल। अब देखो इसको कैसे स्टडी करते हैं, जब मैं इस डीएल को वेरी करूंगा, इस लेंथ के अलोंग मूव करेगा ये डीएल, तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, मेरा फाई चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है हर वक्त, ना तो करंट चेंज हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, आर वेरी हो रहा है, और डीएल तो मेरा वेरिएबल है ही। मैं यहाँ पर आर को एल की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं अब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, ये मेरे पास आ गया डीएल, डीएल को ऐसे लिख दिया, और आर को मैं जब सारी की सारी वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 3/2, क्योंकि आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 1/2 आएगा, और 1/2 को मैं 3 की कर दी पावर 3/2। चलिए अब इसके बाद मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, दैट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अगर वो सब्स्टिट्यूशन आप भूल जाते हो तो ये डेरिवेशन आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। फिजिक्स में और मैथ्स में यही एक फर्क होता है, फिजिक्स में जितने डेरिवेशंस हैं इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं, सिर्फ 3-4 टाइप्स ही हैं इंटीग्रेशन के जो आपको याद करने रहते हैं। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं, देयर इज नो हेल्प। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें, बनी बनाई चीज है, याद कर लो बहुत है, इसी चीज को अगेन एंड अगेन कर लो, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज मेरे पास बन गई। अब मैंने क्या किया, ए और एल को रिलेट करूंगा मैं यहाँ से, तो अब इस ट्रायंगल में मैंने फाई एंगल लिखा, यहां से मैं कह सकता हूं कि tan phi will be equal to L by A. So this implies L is equal to A. यहां से मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो पहले तो मेरे पास dl की वैल्यू आएगी, तो dl is equal to A secant square phi dot d phi। तो ये तो आ गया dl, ठीक है, तो मैं यहाँ पे dl की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पर हो सकती है, नॉन मेडिकल वाला तो बोले ही नहीं कुछ। ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और एल को मैंने क्या लिखा, ए tan phi, ए स्क्वायर
tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2 इंटीग्रल का साइन। तो यहां से मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा नीचे वाली ब्रैकेट से, ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ए की पावर 3, तो ए कांस्टेंट है तो मैंने इसको ब्रैकेट से ही बाहर निकाल लिया, और नीचे मेरे पास बच जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई मुझे पता है किसके बराबर है, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर फाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो सीकेंड की स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बनेगा सीकेंड स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बनेगा सीकेंड की क्यूब। ओके, अब देखते रहो। अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा इजी हो गया क्योंकि cos फाई डी फाई आ गया, और यहाँ पर मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाऊंगा, तो आप ये देख सकते हो कि मैं नीचे से शुरू हो रहा हूँ, तो मैं -b से प्लस अल्फा वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा। डेफिनेटिव इंटीग्रल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सो नाउ दिस विल कम आउट टू बी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा नहीं मैं खींच रहा हूँ, ये अपने आप देख लेना, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस, ठीक है ना, ऐसे इतना लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बन गया भैया। फाइनाइट लेंथ के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एट पी पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, सो यू हैव दिस फॉर्मूला। बच्चे समझ में आ गया? ये मेथड है इसके डेरिवेशन का, और डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें बायोट सेवर्ट लॉ का डेरिवेशन भी पूछते हैं और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशल केसेस, तो अब हम वो करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ के। बच्चे कोई डाउट किसी को? नहीं सर। इनफाइनाइट वायर, तो ये पहला स्पेशल केस है। तो इनफाइनाइट वायर है तो सोच के देखो आप, इस डायग्राम में मैं इनफाइनाइट कर दूं, ये वाले पॉइंट बी पॉइंट को बहुत ऊंचा ले जाऊं, तो जैसे जैसे बी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये बी इंफिनिटी पे चला गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और उसी प्रकार अगर मैं ए को बहुत ज्यादा नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा दोनों को मैं 90 डिग्री पुट करूंगा इनफाइनाइट वायर के केस में। इज दैट क्लियर? यहां पर आ जाते हैं। यहां से मेरे पास आ गया तो साइन 90 प्लस साइन, तो साइन 91 साइन 91, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बन गई पूरी की पूरी? इज इट क्लियर बच्चे? देखो, ये तो हो गया आपके पास जनरल फार्मूला। अगर मैंने इनफाइनाइट वायर का केस लिया तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूंगा और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया, म्यू नॉट आई बाय 2 है। ये आ गया तुम्हारे पास बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बड़े बच्चे ये वाला फार्मूला याद करते हैं,
मैं ये वाला फार्मूला याद करता हूँ, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻11 -7 होती है, तो इट इज वेरी इजी। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई को कभी ब्रेक नहीं करना, म्यू नॉट बाय 4 पाई को यूनिट बनाकर रखो, उसको ब्रेक मत करो। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i/a। याद करने वाले म्यू नॉट i/2a भी याद करते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये हो गया आपके पास पहला फार्मूला। तो अब इसका सेकंड स्पेशल केस, ये आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर होता है कि मेरे पास ये इनफाइनाइट वायर है, बी पॉइंट जो है वो तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया, लेकिन ए पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे, वो हाफ यहां से कट जाएगा, वायर आधी हो जाएगी, मतलब इस तरह से वायर बनेगा। ये इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इसी पॉइंट से हमने शुरू करना है, तो इस पॉइंट से शुरू किया तो इस पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन एक तरफ से ये वायर इन्फिनिटी है, लेकिन दूसरे एंड है, वन एंड इज इन योर हैंड बट द अदर एंड इज एट इन्फिनिटी। तो इस केस में, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को 0 डिग्री पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू को 90 डिग्री। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I/a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये वेरी सिंपल फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/a। तो वो जो 2 था वो 2 नहीं आया, उसकी जगह पे 1 आ गया, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो दीज आर टू। बच्चे क्लियर होगी बात? ओके। तो अब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ में हम एक सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट आवर क्लास विल बी ओवर। तो सेकंड केस जो मेरे पास बनता है वो है रिंग, ठीक है, रिंग। लेट अस से दिस इज माय रिंग, ओके, और इसमें मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, and I want to find the magnetic field at the center of the ring. बच्चे कोई डाउट हो तो अपने आप बोल देना, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नहीं है डाउट। ओके, तो यहां पर जब मैं करूंगा तो मेरे पास ऑब्वियसली मैंने स्टेप्स आपको लिखवाए थे। तो पहला स्टेप क्या है, देखो, राइट द बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ मैंने यहाँ पे लिख दिया, कस्टमरी है, और इसी को बाद में हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, dB इज इक्वल टू साइन थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 आपने क्या लिखा था, स्टेप 2 था शो दी करंट। तो अब मैं यहाँ पे करंट एलिमेंट शो करूंगा एक, वेरी सिंपल करंट एलिमेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया करंट एलिमेंट। तो इसकी लेंथ कितनी है, dl, ये रहा dl वेक्टर, और ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड दिस, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द एल वेक्टर इज, क्या है भाई थीटा यहाँ पे,
बोलो भी, बोलो, सोचो। 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो साइन साइन 90 तो आपका 1 तो हो ही गया। तो आपके पास यहाँ पर स्टेप 3, अप्लाई। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई को आई लिख लो, डीएल को डीएल लिख लो, थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर क्यूब गलत से लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। तो साइन 90 मेरे पास होता है 1। आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, डीएल रह गया। डीएल का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखो। अब यहां पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं। ये तो मेरे पास हो गया रिंग, पूरे का पूरा रिंग। अगर मेरे पास ये रिंग ना हो और आर्क हो, तो आर्क लेंथ कैसे दी जाती है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला याद है? L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई छोटी आर्क होती, मतलब मैं इतनी बड़ी वायर ना लेता, और मान लो ऐसे करके होता मेरे पास, ये ऐसे होता, ये ऐसे। तो इस केस को कैसे करते हैं हम? तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ता कि एंगल थीटा सबस्टेंड हो रहा है सेंटर पे। तो सेंटर पे जितना एंगल सबस्टेंड हो रहा है, मैं L इज इक्वल टू आर थीटा ले लेता। लेकिन इस केस में आई विल रिकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग अगेन। तो मैं यहाँ पर दोनों ही चीजें लेकर चलूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 0 और इसको लिखता हूँ थीटा आर। यहाँ लिखो 0 और यहाँ लिखो थीटा आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका एक जनरल फार्मूला बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला बनता है, आर से आर गया, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया B इज इक्वल टू आई बाई आर इंटू थीटा। समझ आ गया भाई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू मैं अब इसमें वैल्यू पुट करता रहूंगा और मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहेगा। तो इन केस ऑफ रिंग, तो अगर मैं रिंग का स्पेशल केस यहाँ पर लेता हूं, थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी इक्वल टू आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो ये हो गया म्यू नोट आई बाय 2r। इज इट क्लियर भाई? अब म्यू नोट आई बाय 2r कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, इसको भूलना नहीं है आपने। मैं ये वाला फार्मूला याद नहीं करता हूँ, मैं दूसरे वाला याद करता हूँ, ये वाला याद रखता हूँ मैं। ये क्यों याद रखते हैं? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा थीटा के ऊपर ही आता है। अगर ये कर लो तो आप इसको कभी थीटा में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बेटर यही है कि ये वाला फार्मूला याद किया जाए, लेकिन ये भी याद कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपके पास स्पेशल केस। दिस इज रिंग। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बायोट-सावर्ट लॉ टुडे। तो इसके बाद हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ के एक दो एप्लीकेशंस और बचते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। कल हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एंड विद इन लाइक 4 to 5 classes we would be able to complete this chapter again, and by the next week, Monday, Tuesday or Wednesday, you would be ready for your next test.
और इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास डेली प्रैक्टिस शीट है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, उसको आप चेक कर लो। उसमें दोनों ही है, बायोट-सेवर्ट लॉ प्लस एम्पियर सर्किटल लॉ है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ वी विल कंप्लीट बाय टुमारो और उसके बाद देख लेंगे। बच्चे कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं है तो भी बोल सकते हो। नहीं सर। नहीं, चलो फिर ओके देन, ऑल द बेस्ट।